नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मानव पर्यावरण के आपसी संबंधों के आधार पर जो संकल्पनाएं बनी हुई उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात मानव और पर्यावरण एक दूसरे से कितने एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे को कितना प्रभावित करते हैं, या मानव सर्वोपरि है या पर्यावरण सर्वोपरि है। इस आधार पर अपने मानव भूगोल में निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद ये तीन संकल्पनाएं है। आज हम निश्चयवाद संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण से वही संबंध है जो अन्य प्राणियों का है, परंतु मनुष्य ने अपने बौद्धिक विकास और तकनीकी ज्ञान के द्वारा पर्यावरण से बदलते हुए संबंध बनाए हैं, जिनसे पर्यावरण को कभी हानि हुई है तो कभी पर्यावरण को लाभ भी हुआ है। प्राचीन समय में जब आदिकाल का समय था, तब मनुष्य जो अन्य जीव जंतुओं की बात ही रहता था, वह पर्यावरण पर विशेष प्रभाव नहीं डालता था। परंतु मनुष्य ने विगत 10,000 वर्षों में सभ्यता और संस्कृति के विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए मनुष्य एवं वातावरण के सहसंबंध परिवर्तनशील रहते हैं। मनुष्य ने पर्यावरण से उपयोगी वनस्पति और जीव जंतुओं का अधिकाधिक विकास कर अपने लिए उपयोगी बनाया तथा अन्य वनस्पति एवं जीव जंतुओं को या तो विकास क्रम में पीछे छोड़ दिया या उन्हें पृथ्वी से सदा के लिए विलुप्त कर दिया। इसी आधार पर हम पहली संकल्पना है निश्चयवाद। इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक वातावरण के निर्देश की अनुपालना करनी चाहिए। अर्थात मनुष्य तथा उसके क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव दृष्टिगत होता है। अतः प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, यही इस उपागम का प्रमुख आधार है। मानव पर्यावरण संबंधों के इस पर्यावरणीय निश्चयवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन के सभी पक्षों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणवाद के अनुसार मुख्य रूप से पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक वातावरण की प्रमुख भूमिका होती है। प्राचीन काल से ग्रीक विद्वानों द्वारा भी प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को स्वीकार किया जाता रहा। अरस्तु ने भी इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक राजनीति में लिखा है कि यूरोप के ठंडे देशों के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु विचारों एवं तकनीकी कौशल में कमी पाई जाती है। इसके विपरीत एशिया के लोग विचारवान एवं कुशल होते हैं, लेकिन उत्साही नहीं होते, यानी कि इनमें आलस्य पाया जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद का जन्म एवं विकास जर्मनी में हुआ तथा इसके प्रमुख प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेत्ता एवं मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। रेटजेल महोदय ने बताया कि प्राकृतिक वातावरण के तत्व जैसे धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि में तथा मानव के मध्य जटिल संबंध पाए जाते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि हमारी बुद्धि, संस्कृति और सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती है। उसकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध हैं। हिप्पोक्रेट्स ने भी ईसा से 420 वर्ष पूर्व अपने ग्रंथ एयर, वाटर एंड प्लेस में पर्यावरणीय प्रभावों को स्पष्ट करते हुए बताया कि यूरोपीय लोगों द्वारा एशिया पर किए गए आक्रमण का प्रमुख कारण यूरोप की कठोर व परिवर्तनशील जलवायु है, जिसके प्रभाव से यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं, जबकि एशिया के लोग आराम पसंद और आलस्यपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने भी इस विचार को स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक यूरोप में इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया है, और उन्होंने भी पर्यावरण और मानव में पर्यावरण को अधिक महत्वपूर्ण और सर्वशक्तिमान माना है। हम्बोल्ट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कॉसमॉस में पर्यावरण शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए लिखा था कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहाँ की जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रेडरिक लिपले नामक फ्रांसीसी समाजशास्त्री ने अपने सिद्धांत स्थान, कार्य, लोग, प्लेस, वर्क, फॉल के माध्यम से समाज पर पर्यावरण के प्रभावों को समझाया था, जिसका अभिप्राय यह था कि किसी स्थान का वातावरण उस प्रदेश में किए जाने वाले कार्य के प्रभाव को निश्चित करता है और कार्य के द्वारा सामाजिक संगठन निश्चित किए जाते हैं। पर्यावरणवाद की संकल्पना 1911 में
चरमोत्कृष्ट पर पहुंची जब फ्रेडरिक रेडजेल की जो शिष्य थी अमेरिकन भूगोलविद एलन चर्चिल सैम्पल, उन्होंने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य और कार्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयाँ भी उपस्थित की है जिनसे उसके शरीर को बल मिलता है और बुद्धि को तीव्रता। पृथ्वी ने उसको नौ संचालन और सिंचाई की समस्याएं दी है और साथ ही साथ उसके कान में इन समस्याओं का हल भी बतला दिया है। वह उसकी हड्डी और मांस में तथा उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। समुद्र तटीय भागों में उसको कमज़ोर मृदु बनाकर रख दिया है, किंतु इसके बदले में उसके सीने और भुजाओं का बलशाली विकास किया है जिससे वह अपने नाव को पतवार संभाल सके। नदी घाटी के निवासी मानव को प्रकृति ने उर्वर मृदा से समायोजित या संयोजित किया है। वो उसके विचारों, आकांक्षाओं को शांत एवं निरस्त तथा कठिन कार्यों से जकड़ देती है तथा उसके विचारों को उसके खेत के सीमित पर्यावरण तक सिकोड़ देती है। पवन प्रताड़ित पठारी क्षेत्रों पर रहने या लंबे चौड़े घास के मैदानों पर जल विहीन मरुस्थलों पर रहने वाला मनुष्य अपने पशुओं के झुंड को एक स्थान से दूसरे चरागाह पर और मरुदान में ले जाता है। उसका जीवन बड़ा कठोर होता है, किंतु उसको पशु चराने के दौरान काफ़ी अवकाश मिलता है और उसकी विचार शक्ति कार्य करती है। लंबे चौड़े वातावरण में रहने के कारण उसके विचारों में महान सादगी आ जाती है। जिस प्रकार रेगिस्तान की रेत और स्टेपी की घास बिना किसी अवरोध या परिवर्तन के निरंतर विस्तार करती है, वहाँ धर्म एक ईश्वरवादी होता है, ईश्वर एक हो जाता है तथा उसका कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं होता है। उसके मस्तिष्क को नवीन विचारों का भोजन न मिलने से वह अपने साधारण विश्वास की जुगाली बार बार करता रहता है। उसका धार्मिक विश्वास भावनापूर्ण हो जाता है। उसके कुछ विचार निरंतर घूमने के कारण उसके क्षेत्र की सीमा से बाहर निकल जाते हैं तथा वह साम्राज्य वृद्धि के लालच में आक्रमणकारी बन जाता है। सैम्पल ने प्रकृति का प्रभाव धार्मिक चिंतन पर भी बताया। उन्होंने बताया कि धार्मिक चिंतन भी प्राकृतिक नियंत्रण से मुक्त नहीं है। भगवान बुद्ध का जन्म हिमालय के असहनीय नमी वाले पर्वतपदीय भाग में हुआ, अतः उसने उष्णता एवं आर्द्रता से संघर्ष करते हुए अपने स्वर्ग को ऐसा निर्वाण माना जहाँ की व्यक्तिगत जीवन की सभी क्रियाएं शांत या मृत हो जाती है। सैम्पल ने पर्यावरण के प्रभावों को इन चार भागों में विभक्त करके अध्ययन किया है। शारीरिक प्रभाव, इसके द्वारा मनुष्य के शारीरिक अंग प्रभावित होते हैं। मानसिक प्रभाव, इसके द्वारा धर्म, साहित्य, संस्कृति, भाषा, भावनाएं तथा विचार प्रभावित होते हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, यह प्राकृतिक वातावरण की संपन्नता तथा निर्धनता पर निर्भर करता है। मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आर्थिक साधनों पर पड़ता है जिससे मानवीय गति प्रभावित होती है तथा वह स्थान परिवर्तन कर लेता है। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने निश्चयवाद को संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने 1915 में अपनी पुस्तक जलवायु एवं सभ्यता तथा 1927 में मानव एवं आवास संस्कृति के मुख्य स्रोत में प्राकृतिक वातावरण के मानव पर नियंत्रण को स्पष्ट किया। निश्चयवादी विचारधारा का 20वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों तक पर्याप्त प्रभाव रहा, किंतु इसके उपरांत भूगोलवेत्ताओं द्वारा निश्चयवाद पर आक्षेप किया गया जिसके अनुसार पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है किंतु मनुष्य भी पर्यावरण में परिवर्तन करता है। उन्होंने माना कि मानव पर्यावरण का दास न होकर उसका अपनी बौद्धिक क्षमता से उपयोग करता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु में विभिन्न सभ्यताएं विकसित हुई है जिनके विकास में मनुष्य की अहम भूमिका रही है। अतः वर्तमान प्रौद्योगिकी मानव के समक्ष वातावरण नियंत्रण न होकर प्रभावशाली ही सिद्ध हो रहा है। इसी कारण निश्चयवाद की कई लोगों ने आलोचना भी की है। 20वीं शताब्दी के मध्य में निश्चयवादी विचारधारा की मान्यता में कमी आई तथा मानवीय क्रियाकलापों को भूमिका को महत्व मिलने लगा। समान भौगोलिक दशाओं वाले पर्यावरण में मानव की भिन्न भिन्न भूमिका से विभिन्न लक्षणों वाली संस्कृति विकसित होती है। टुंड्रा प्रदेश,
कि समान भौतिक दशाओं में उत्तरी कनाडा तथा साइबेरिया स्थित है, लेकिन इन क्षेत्रों के निवासियों एस्किमो, लैप्स, चुकची, सेमोयेद आदि के क्रियाकलापों में काफ़ी भिन्नता मिलती है। मानवीय क्रियाकलापों के दृढ़ आधार को दृष्टिगत करने पर नियतवादियों द्वारा प्रस्तुत प्रकृति प्रदत्त शक्तिशाली विचार हास्यास्पद से लगते हैं। आज तक संपन्न मानवीय कार्यों को मात्र प्रकृति के संकेतों पर किए गए कार्य नहीं माना जा सकता है, वरन इसमें मानवीय क्षमताओं का भी आभास होता है। डिमोलिंस ने स्वीकार किया कि मानवीय क्षमताएं किसी स्थान को परिवर्तित करने में अपनी प्रमुख भूमिका रखती है, जिससे उस परिवर्तित स्थान का मूल प्रभाव स्वयं मानव पर समाप्त हो जाता है। प्राचीन समय में विकसित निश्चयवाद पूर्ण रूपेण प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों को अमिट पूर्ण स्थिति स्पष्ट करता है, लेकिन वर्तमान में प्रकृति का इतना महत्व मानव की क्रियाओं पर नहीं पड़ता है, बल्कि मानव की क्रियाओं, क्षमताओं और बौद्धिक विकास का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। धन्यवाद।